हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन की है महारानी वेब सीरीज़ के एपिसोड 6 to 10 की स्टोरी। इससे पहले के एपिसोड्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आगे इस कहानी में दिखाते हैं कि परवेज उन सभी अधिकारियों से पूछताछ करता है जो पशुपालन विभाग से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता। वे बस यही कहते हैं कि हमारे लॉयर आपके सवालों का जवाब देंगे। तब परवेज उनसे कहता है कि अगर आप सरकारी गवाह बन जाते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सच नहीं बोलता। और जब वे चले जाते हैं तब परवेज लाल बाबू को रोकता है। अब इसके मन में डर बैठ जाता है, अगर सच में कार्रवाई हुई तो जेल भी हो सकती है। इसी डर की वजह से वो सब कुछ बता देता है कि कैसे क्या होता है और कौन कौन से अधिकारी इन सब में शामिल हैं। और ये काम पूरे 8 साल से चल रहा है और इन 8 सालों के अंदर सिर्फ पशुपालन विभाग से 958 करोड़ घोटाला किया गया है और ये मंत्री प्रेम कुमार के कहने पर किया गया है। अब मुख्यमंत्री रानी प्रेम कुमार के घर जाती है। वो उसे बताती है कि आपके विभाग से पूरे 958 करोड़ घोटाला किया गया है और मैंने 15 कलेक्टर, 10 पशुपालन विभाग के निदेशक, 20 ट्रेजरी ऑफिसर और 40 पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश निकाल दिया है। तब प्रेम कुमार कहता है कि बिहार में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये सब कैसे भी रोकना होगा, हम खुद इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन रानी को तो जनता के दिल में जगह बनानी होती है अच्छे काम करके, इसलिए वो प्रेम कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहती है। तब प्रेम कुमार कहता है कि ये आप सही नहीं कर रही हैं, हमने इतना कुछ किया है पार्टी के लिए, अगर हम निकल गए पार्टी से तो वो टूट जाएगी और वैसे भी सरकार भीमा चलाता है ना कि आप। तब रानी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम हैं तो सरकार भी हम ही चला रहे हैं और ये रानी भारती की सरकार है, इसलिए कल सुबह तक इस्तीफा चाहिए, नहीं तो मैं खुद तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगी। अब जितने भी कलेक्टर को सस्पेंड करने के लिए कहा गया है वे सब महामुहिम के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर कि हमें सीएम ने एक बार भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, बस डायरेक्ट सस्पेंड करने का आदेश निकाल दिया है। वे उनसे कहते हैं कि एक बार सीएम से बात करिए कि वे अपने फैसले पर दोबारा विचार करें, क्योंकि रूल्स के मुताबिक सबको एक बार अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। इधर गौरी शंकर बाबा के पास जाता है उनकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि मुखिया को लगता है कि कुंवर सिंह को गौरी शंकर ने पकड़वाया है और पुलिस समझती है कि मुखिया जी के साथ हमारे संबंध हैं। लेकिन बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर तुमने थोड़ी भी गलती की है तो मुखिया तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने कुंवर सिंह को पकड़ा है, ना कि किसी मामूली बंदे को पकड़ा है। अब सीएम निवास में भीमा और मिश्रा दोनों इस बात की टेंशन में होते हैं कि रानी ने प्रेम कुमार को इस्तीफा देने के लिए बोला है। मिश्रा रानी से कहता है कि हम खुद इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन प्रेम कुमार को इनके बीच मत लाइए, क्योंकि वे ऊंची जात के नेता हैं हमारी पार्टी में, इसलिए अगर उन पर कार्रवाई होगी तो पार्टी के सभी सदस्य की सहमति से होगी। लेकिन रानी मिश्रा की बात नहीं समझती, इसलिए वो कहती है कि प्रेम कुमार के ऊपर कार्रवाई भी होगी और उन्हें इस्तीफा भी देना होगा। तब भीमा कहता है कि प्रेम कुमार इस्तीफा नहीं देगा, उनका फैसला पार्टी करेगी, ना कि आप। इधर अंजनी परवेज से कहता है कि हमें कोई नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सभी अधिकारियों के सस्पेंशन रोक दिए गए हैं। इतने में वहाँ प्रेम कुमार भी पहुंच जाता है। वो परवेज को बहुत सुनाता है और कहता है कि 10 दिन के अंदर बिहार छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब ये घोटाले की न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है। नवीन मीडिया से कहता है कि अगर इतने बड़े घोटाले के बाद भी प्रेम कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो इसका मतलब साफ है कि पूरा सिस्टम और सरकार दोनों ही भ्रष्ट हैं। लेकिन ये बात मीडिया को किसने बताई, ये किसी को नहीं पता होता। भीमा रानी से कहता है कि ये परवेज ने किया है, उसी ने मीडिया वालों को बताया है, क्योंकि उसे नवीन की सिफारिश से ही वित्तीय सचिव बनाया गया था। हो सकता है कि वो अब भी नवीन के लिए काम कर रहा हो। फिर सचिवालय में रानी परवेज से कहते हैं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन मीडिया वालों को क्यों बताई, मैंने आपके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन आपने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया है। तब परवेज कहता है कि मैंने नवीन के कहने पे कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और जनता को पूरा हक बनता है सच्चाई जानने का, और ये सब करके मैंने अपना फर्ज निभाया है। लेकिन रानी उसकी बात नहीं समझती और वो उसको बर्खास्त कर देती है। इधर नवीन रानी से प्रेम कुमार के बारे में बात करने के लिए उन्हें बुलाता है। नवीन रानी से कहता है कि आप प्रेम कुमार को बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा घोटाला जो किया है और वो इंसान विश्वास करने के लायक भी नहीं है। हमने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने हमको भी धोखा दिया था। वो सिर्फ इसलिए उछल रहा है क्योंकि उसके पास 9 विधायक हैं, इसलिए आपकी पार्टी गिर सकती है। लेकिन अगर प्रेम कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो हम आपकी सरकार नहीं गिरने देंगे, हम अपनी पार्टी में से 13 विधायक का समर्थन आपको देंगे। जब रानी गांव में एक समारोह में रामायण देखती है तो समझ में आता है कि कभी कभी बुराई का नाश करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है, तभी तो बुराई का नाश होगा।
उधर मुखिया अपने आदमियों के साथ एक गांव में होता है और लेडी पुलिस रंजना निसी ऑफिसर को बताती है कि मुखिया और उसके 20-25 आदमी जनबिया गांव में हैं, वहां के मुखिया क्या ठहरे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बैकअप भेज दीजिए। वे काफी देर तक इंतजार करते हैं लेकिन बैकअप टीम नहीं आती, इसलिए वो शंकर को फोन करके बोलती है कि मुखिया जनबिया गांव में है। फिर शंकर और उसके आदमी मुखिया को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मुखिया वहां से तुरंत निकलने वाला होता है, इसलिए रंजना खुद ही उन्हें पकड़ने का सोचती है। रंजना और उसकी टीम उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। उन सब के जाने के बाद जब शंकर वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मुखिया ने सभी पुलिस वालों को मार दिया था और रंजना को भी मार दिया था। सचिवालय में रानी मीडिया वालों को नए साल की बधाई देती है और साथ में तोहफा भी। वो पशुपालन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार को घोटाला करने के जुर्म में अपनी सरकार से बर्खास्त कर देती है और कहती है कि ये रानी भारती की सरकार है, यहाँ घंटा बजाने वालों को सिर्फ घंटा ही मिलेगा। और ये न्यूज़ प्रेम कुमार, मिश्रा और भीमा तीनों देखते रहते हैं। वो दोनों प्रेम कुमार से माफी मांगते हैं और प्रेम कुमार से वादा करते हैं कि उन्हें जल्दी ही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। आश्रम में बाबा गौरी से कहता है कि तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है, बस तुम जल्दी ही पटना जाओ क्योंकि अब आएगा बहुत बड़ा तूफान। पटना में गौरी शंकर प्रेम से मिलने जाता है। वो प्रेम को भीमा के खिलाफ करना चाहता है, लेकिन प्रेम को भीमा के ऊपर यकीन होता है कि वो 1 महीने के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर जरूर शामिल करेगा। तब गौरी उसको बताता है कि अब पार्टी रानी के हाथ में है, वो भीमा के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और तुम्हारे ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। वैसे भी जब भीमा ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया था तो तुम क्या चीज़ हो। इधर भीमा प्रेम कुमार और उसके विधायकों का इंतजार करता रहता है, लेकिन वे नहीं आते और ना ही फोन उठाते हैं। अब भीमा का शक जाता है गौरी शंकर के ऊपर, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसके पास रानी आती है खाना लेकर और आज मकर संक्रांति का त्यौहार भी होता है, लेकिन भीमा अब भी उससे नाराज होता है। वो रानी के हाथ से खाना भी नहीं खाता, लेकिन उसको खाना पड़ता है क्योंकि बाहर मीडिया वाले आ रखे होते हैं और वे उनकी पिक्स भी लेते हैं। दूसरी तरफ गौरी शंकर प्रेम को लेकर नवीन के पास जाता है। प्रेम उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन जो उसने किया वो माफ़ी के लायक नहीं होता। उसने नवीन को धोखा दिया था और शंकर को पैसे देने के इल्जाम में फंसाया था। प्रेम उससे कहता है कि हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब उस पार्टी का चीफ तारकेश्वर बोलता है कि भीमा की पार्टी गिराने के लिए जो मिले उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी बिहार में सरकार बना पाएंगे। सबके कहने पर वो उसे अपने साथ रख लेता है, लेकिन उसे माफ़ नहीं करता। अब ये बात न्यूज़ में भी आती है कि नवीन कुमार ने प्रेम कुमार को उसके 9 विधायकों के साथ में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और सब रानी सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। उनका साथ गौरी शंकर भी इसमें दे रहा है और नवीन की पार्टी अब रानी सरकार को भ्रष्ट मान रही है और जो इल्ज़ाम प्रेम पे लगाए गए हैं उन्हें भी नकारती है। रानी सरकार ने अपना जुर्म छुपाने के लिए प्रेम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ताकि रानी सरकार कोई भ्रष्ट ना समझे। इधर सीएम आवास में सभी मंत्री भीमा से कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सरकार एक दिन बिखर जाएगी और रानी मैडम तो हमसे कोई सलाह भी नहीं लेती, ना ही कुछ बताती हैं कि पार्टी में क्या चल रहा है क्या नहीं। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब दिखाते हैं कि रानी नवीन के घर जाती है। वो नवीन से पूछते कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम तो नहीं चाह रहे थे कि हमारी सरकार गिरे। फिर नवीन कहता है कि ये राजनीति है, इसमें सब कुछ जायज़ होता है, कौन कब कैसे क्या कर दे कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर राजनीति करनी है तो इसमें बेशर्मी तो दिखानी ही पड़ेगी। तब रानी कहती है कि आप चाहे जो कर ले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि गिद्ध चाहे कितना भी चालाक बन जाए उसकी वजह से गाय नहीं मरती। सीएम निवास में रानी अपने किए के लिए भीमा से माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से आज सरकार गिर सकती है, लेकिन भीमा उसको माफ नहीं करता क्योंकि सबसे ज्यादा दुख रानी ने ही उसको दिया है। भीमा उससे कहता है कि एक नेता के लिए उसकी पार्टी पहले होती है, अगर सरकार गिर जाती है तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। रानी इसके लिए अपने आप को दोषी मानती है। इधर परवेज अंजनी को एक गांव में मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि ये अब भी इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। परवेज कहता है कि रांची ट्रेजरी का बिल एसडी ब्रांच बुरहानपुरा से कैश किया जाता है, वहाँ मेरा एक बंदा है जानने वाला, उसने ही मुझे वीसी फूड का एड्रेस निकाल के दिया है। जब वे उस एड्रेस पे जाते हैं तो वो किसी करोड़ों के मालिक का घर तो बिल्कुल भी नहीं लगता, वो तो किसी गरीब का घर लगता है। उस घर में जो लेडी होती है विमला देवी, उसी के नाम से वीसी कंपनी दिखाई गई है सभी डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन वो तो अपनी आदत भूल चुकी होती है। फिर वो बोलती है कि साहब ने बोला और हमने अंगूठा लगाया पेपर पे। तब उसका बेटा बोलता है कि ये ऐसे ही बोलती रहती है, जो दिमाग में आएगा वो बोल देगी। फिर परवेज को डाउट होता है कि कुछ तो हुआ है, बस विमला को याद नहीं है। इधर डीजीपी गौतम कुंवर सिंह से पूछने की कोशिश करते हैं कि भीमा के ऊपर गोली किसने चलवाई, क्योंकि मुखिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भीमा के ऊपर गोली चलवाएगा, लेकिन कुंवर कुछ भी नहीं बोलता। तब डीजीपी उसके सामने उसके परिवार को लेकर आता है। उन्हें देखकर कुंवर सिंह को लगता है कहीं डीजीपी कुछ कर ना दे इनके साथ में, और जब से मुखिया ने रंजना को मारा है शंकर पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है और हर एक बंदे के ऊपर 5 लाख का इनाम भी रख दिया है। फिर डीजीपी रानी से फोन पे कहता है कि भीमा के ऊपर हमला मुकुंद सिंह बिहारी ने करवाया था।
अब भीमा की हालत में सुधार होने लगा था। रानी हेमा से कहती है कि आपके ऊपर हमला मुकुंद बिहारी ने करवाया था और ये नाम मचान बाबा का होता है जिसके शरण में सब जाते हैं। इधर बिदुपुर गांव में शंकर नीसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है क्योंकि उसी की वजह से रंजना मरी थी। ये मुखिया के लिए काम करता है। शंकर उससे मुखिया के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं बताता और ऊपर से कहता है कि तुम उनकी जात के ऊपर फिर से हमला होगा, लेकिन शंकर उसे वहीं मार देता है। अब दिखाते हैं कि भीमा इतने दिनों के बाद गवर्नर महामहिम से मिलने जाता है। कावेरी रानी से कहती है कि वो साहेब है, बिना किसी काम के वहाँ पे नहीं जाएंगे, जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी तभी वहाँ पे गए हैं। और भीमा ने इसके बारे में रानी को कुछ नहीं बताया था। भीमा उनसे पूछता है कि आपने हम पे गोली क्यों चलवाई। तब वो कहता है कि तुम अपनी औकात भूल रहे थे और हमारे अंदर तुम्हारे लिए गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वैसे भी सरकार गिरने वाली है तुम्हारी अब, क्योंकि पूरे 118 विधायक का साथ मिल रहा है अपोजिशन पार्टी को। तब भीमा कहता है गलत फहमी जी रहे हैं आप, सरकार गिरेगी नहीं बल्कि सरकार आगे और 20 साल तक राज करेगी, और इसमें आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि अगर मैंने मीडिया को बता दी गोली आपने चलवाई थी तब आप नहीं बच पाएंगे। अब महामहिम वैसा ही करते हैं जैसा वो चाहता है। भीमा उनसे कहता है कि अभी आपकी जिम्मेदारी होगी कि सरकार को गिरने से कैसे बचाएंगे। सचिवालय में रानी डीजीपी को बाबा को पकड़ने का निर्देश जारी कर देती है। उसके पकड़े जाने पर बवाल तो मचेगा, लेकिन उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तब भीमा पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि रानी ने डीजीपी को बाबा को पकड़ने के लिए भेजा है, वो डीजीपी को मना कर देता है उसे पकड़ने के लिए। वो रानी से कहते हैं कि राजनीति ऐसे नहीं चलती, जो हम करने वाले होते हैं उसके बारे में कई बार सोचना पड़ता है। फिर भीमा पार्टी मीटिंग बुलाता है। वहाँ पे मिश्रा सबसे कहता है कि अब भीमा साहेब ही फिर से मुख्यमंत्री कार्यभार संभालेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये सुनकर रानी को थोड़ा बुरा लगता है कि अचानक से भीमा ने ये फैसला कैसे ले लिया। इधर परवेज विमला देवी के बेटे का पीछा करता है, क्योंकि अगर वो इतना गरीब होता तो उसके पास इतनी महंगी बाइक कहाँ से आई। उसका बेटा मचन बाबा के आश्रम जाता है, वहाँ पे वो महामहिम के पीए से मिलता है। वो लड़का उनसे पैसे मांगता है क्योंकि अब वो जान गया था कि ये लोग करोड़ों में खेल रहे हैं। जब वो लड़का वहां से निकलता है तब परवेज और अंजनी दोनों उसको पकड़ लेते हैं और पूरा सच जान लेते हैं। इधर आश्रम में मुखिया को असला, बारूद, बंदूक सब बाबा ही दिलाता है। मुखिया उससे कहता है कि अगर कुंवर सिंह जल्दी जेल से नहीं निकला तो भीमा के ऊपर फिर से गोली चलेगी। तब बाबा कहता है कि गोरी को हमने उसी काम पे लगाया है, कुंवर सिंह जल्दी ही जेल से बाहर होगा। नवीन अपनी पार्टी में सभी मंत्री को उनके मंत्रालय बताता है कि कौन कौन सा मंत्रालय संभालेगा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी सरकार बनेगी। वो ख्याति को लघु उद्योग का मंत्री बनाता है, जबकि उसे कैबिनेट मंत्री बनना होता है, इसलिए वो उसकी पार्टी को छोड़कर भीमा के पास जाती है। भीमा उसे पशुपालन उद्योग का मंत्री बनाता है। इधर रानी परवेज से मिलने से घर पे जाती है। वो बताता है कि पशुपालन घोटाले के पीछे महामहिम का हाथ है। उसने विमला देवी से 8 साल पहले ही कुछ डॉक्यूमेंट में साइन कराए थे। उसके नाम से फर्जी कंपनी खोली, उसके नाम से अकाउंट भी खोला और सारे बिल्स इसी फर्जी कंपनी के नाम से हैं, और इन सब में मचान बाबा शामिल है। अब रानी सोचने पड़ जाती है कि इन सब के बीच कुछ तो कनेक्शन है, और भीमा ने मचन बाबा को अरेस्ट करवाने के लिए क्यों मना किया। इसके बाद रानी खुद रात में 12:30 बजे के करीब महामहिम से मिलने जाती है। वो उनसे सब कुछ जानना चाहती है, वो भी शुरू से। महामहिम कहते हैं कि 1995 में बाढ़ आई थी और भयंकर वाली, राज्य के ज्यादातर जिले डूब गए थे उस बाढ़ की वजह से। उस टाइम हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तब राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनता, इसके लिए भीमा और नवीन के सहयोगियों में घमासान छिड़ा हुआ था, लेकिन तुरुप का इक्का हमारे पास था। उस समय वीरेंद्र ठाकुर ने काफी राहत कार्य कराए थे। मैंने उसे पटना भेज दिया था, क्योंकि पहले भी वही पशुपालन विभाग का मंत्री था। उधर पार्टी में ज्यादा बहुमत भीमा को हासिल हुआ था, लेकिन इसके बाद भी नवीन को सीएम बनाने के ऊपर विचार किया जा रहा था। तब महामहिम चाह रहे थे कि वीरेंद्र ठाकुर को कैबिनेट का मंत्री बनाया जाए, लेकिन इसके लिए नवीन ने मना कर दिया था, क्योंकि वीरेंद्र की छवि सही नहीं थी। नवीन नहीं चाह रहा था कि उसकी सरकार में कोई भी ऐसा बंदा हो जिसकी वजह से उसकी छवि खराब हो, और ये बात महामहिम को अच्छी नहीं लगी थी। फिर उनसे मिलने भीमा आया था। वो समझ गया था कि महामहिम वीरेंद्र को पशुपालन विभाग देना चाहते हैं। भीमा उनकी ये बात समझ गया था। भीमा ने उनसे कहा था कि जिस पार्टी में वो पहले था उस पार्टी में भी पशुपालन विभाग वीरेंद्र के पास में था, और इसके ऊपर बहुत आलोचना भी हुई थी, लेकिन भीमा ने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। तब महामहिम ने कहा था कि ठीक है, पशुपालन विभाग तुम वीरेंद्र को दोगे और उस विभाग में तुम दखल नहीं करोगे, और भीमा इसके लिए मान गया था और सरकार भीमा की बनी थी। जैसे ही भीमा की सरकार आगे बढ़ने लगी थी, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भीमा ने वीसी फूड्स में से 60% की डिमांड की थी, क्योंकि वो जान गया था कि पिछली सरकार से पशुपालन विभाग ने 45 करोड़ का विड्रॉल किया था। तब उसने वीरेंद्र को 2 दिन का टाइम दिया था महामहिम से इस बारे में बात करने के लिए। रानी को यकीन नहीं होता कि भीमा ऐसा कर सकता, क्योंकि वो तो उन्हें भगवान समझती थी। तब महामहिम कहते हैं कि उससे पूछना कि वीरेंद्र कैसे मरा था और शंकर मेहता कौन है।
पूछना उससे कि प्रेम कुमार को मंत्री कैसे बनाया गया था। फिर रानी इन सब के बारे में बहुत सोचती है और वो मिश्रा से भीमा के बारे में सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन मिश्रा भीमा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहता। इधर महामहिम नवीन से कहते हैं कि भीमा दोबारा शपथ लेने जा रहा है सीएम बनने के लिए, और अगर इस बार वो सीएम बन गया तो कोई भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे उससे कहते हैं कि तुम्हारी पार्टी में एक आदमी है तो भीमा को सीएम बनने से रोक सकता है। इसके बाद नवीन प्रेम कुमार से मिलने जाता है क्योंकि वही भीमा का राजदार था, इसलिए उसके पास कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे काम आ सके। लेकिन प्रेम को अपनी जान की परवाह होती है क्योंकि उसे वीरेंद्र की तरह नहीं मरना था उसके खिलाफ मुंह खोल के, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जेल चला जाएगा, क्योंकि अगर भीमा सीएम बनता है तो वो सबसे पहले प्रेम कुमार को ही जेल भेजेगा। फिर प्रेम कुमार कहता है कि अनाज घर ही उसका राजदार है। अब मिश्रा पहुंचता है अनाज घर क्योंकि वहीं पे सारा पैसा छुपा के रखा जा रहा था। भीमा उन सबको रिश्वत देने जा रहा था जिससे उसे पूर्ण बहुमत मिल रहा था। भीमा ने किसी को 5 करोड़ तो किसी को 10 करोड़ देने के लिए कहा था। तभी वहां पहुंचता है जॉइंट डायरेक्टर अरविंद सिन्हा। वे मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति रखने, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब भीमा के मंत्री उससे कहते हैं कि अभी आप सीएम का पद वापस लेने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मिश्रा के पकड़े जाने पर हम सबका काफी नुकसान हुआ है और आप पे काफी सवाल भी उठेंगे, इसलिए हम रानी मैडम के नेतृत्व में ही विश्वास मत का सामना करेंगे। भीमा रानी से कहता है कि हमारे बारे में जो जानना था वो आप हमसे पूछ सकती थी, महामहिम के पास क्यों गई, और वैसे भी वीरेंद्र को तो मरना ही था क्योंकि उस टाइम पे वीरेंद्र ने मुख्य के हाथ में हाथ मिला लिया था हमें सबक सिखाने के लिए। मुखिया ने हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए गरीबों और पिछड़ों को मारना शुरू कर दिया था। उस समय सब मुखिया का साथ दे रहे थे। हमारे पास बस 2 ही रास्ते बचे थे, या तो पॉलिटिक्स छोड़ देते या फिर इसमें पूरी तरह कूद गए थे, क्योंकि बिना गेम खेले तो हम भी नहीं रहते। इसलिए हमने भी शंकर के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि एक वही था जो मुखिया के खिलाफ लड़ाई कर सकता था, और एक दिन वीरेंद्र ठाकुर को मरवा भी दिया था। उसके बाद हम बाबा से मिलने गए थे और वहाँ पे महामहिम मौजूद थे। तब हमने वीरेंद्र के मरने के लिए उनसे माफी मांगी थी और वीरेंद्र की जगह प्रेम को पशुपालन उद्योग का मंत्री बनाया था, क्योंकि उसके अंदर इतना साहस नहीं था जितना वीरेंद्र के अंदर था। तब रानी समझ नहीं पाती कैसी राजनीति खेलते हैं आप, जहाँ आप सबसे मिले हुए हैं, ये तो समाज के साथ बुरा हो रहा है। भीमा उससे गुस्से में कहता है कि सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलता। उस दिन को याद करो जब पिछड़े वर्ग के जमीन और उनकी औरतों के ऊपर ऊंची जात के लोगों का हक हुआ करता था, लेकिन भीमा सरकार ने पिछड़ी वर्ग की जमीन भी उनकी अपनी होती है और उनकी औरतें भी अपनी होती है, लेकिन वो तब भी भीमा की बात नहीं समझती कि उसकी नज़र में हिंसा, खून खराबा, हत्या करना यह सब गलत होता है। तब भीमा उससे वही बात बोलता है जो बोलनी नहीं चाहिए थी। वो कहता है कि सही कहते हैं आपके बारे में सब लोग, आपको समझाना बेकार है, आप गंवार थी और गंवार ही रहेंगी। फिर भीमा रानी को इस्तीफा देने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो शपथ लेने जा रहा था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन रानी भी मना कर देती है कि वो इस्तीफा नहीं देगी। अब दिन आता है जिस दिन विधानसभा के अंदर बैठक होनी होती है। इस बैठक में दूसरी पार्टी सब रानी की सरकार के खिलाफ थे और हर कोई उनका इस्तीफा मांग रहा था। अब नवीन इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ रानी की सरकार को भ्रष्ट कहता है और कहता है कि रानी की सरकार ने समस्या नहीं देखी बल्कि शुरू से ही करप्शन देखा है, इसलिए आज उनकी सरकार भी करप्शन करती है और भीमा भी इनके सबके साथ में है। आज पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार जरूर बनेगी। तब अध्यक्ष रानी से नवीन के अविश्वास मत प्रस्ताव का जवाब मांगती है। वो कहते हैं कि किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे कि सभी हमारे खिलाफ हैं, चाहे इसमें विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, कोई भी हमारे साथ में नहीं है। हमें सीएम बने हुए 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में हमने किसी भी योजना में काम शुरू नहीं करवाया, और शुरू कराते भी कहाँ से, सरकार के पास पैसा ही नहीं था। फिर हमने इसकी जांच करवाई और अकेले पशुपालन विभाग से 958 करोड़ घोटाला पकड़ा है हमने, और अनाजदाना विभाग के घोटाले की भी जांच चल रही है। उसमें जितने भी अधिकारी शामिल हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और पूर्व पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ भी एफआईआर फाइल हो गया है। अध्यक्ष प्रेम कुमार से कहते हैं कि आपका वोट हमने गिन लिया है रानी के खिलाफ, लेकिन अब आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। अब रानी को अपनी बात खत्म करने के लिए अंतिम चांस दिया जाता है। तब रानी अपनी शपथ सबको याद दिलाती है जो उसने सीएम बनते हुए खाई थी, कि वो संविधान के हर नियम का पालन करेगी और पक्षपात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए दाना घोटाला करने वाले भीमा और मिश्रा जी के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, क्योंकि इनके कार्यकाल में पूरे 418 करोड़ घोटाला किया गया है। और हम फिर से जनता के मन में विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि रानी की सरकार कभी दोराहा नहीं करती और ना ही करेगी। फिर अध्यक्ष भीमा को सदन के बाहर जाके पुलिस को अपने आप को सौंपने के लिए बोलती है। रानी के लिए अपने ही पति को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था और सदन में रानी की सरकार जीत जाती है।
इसके बाद जब नवीन महामहिम के पास जाता है तो वो उनसे कहता है कि सब मिले हुए हैं एक दूसरे से और मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, उस अध्यक्ष को भी नहीं, सबको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तब महामहिम कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी रानी को गंवार बोल के, और वो गंवार नहीं है। तुमने जो 13 विधायक को समर्थन दिया था उसी की वजह से सरकार बनी है, इसलिए अब तुम गंवार हो। रानी ने बिहार की जनता के दिलों में विश्वास पैदा कर दिया था और मच्छन बाबा को भी अरेस्ट कर लिया गया था। कुंवर सिंह ने भी पुलिस को सहयोग किया और मुखिया को पकड़वाया। कुछ महीने बाद जब रानी जेल में भीमा से मिलने जाती है तब दोनों आमने सामने होते हैं कि भीमा को यकीन होता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा तब जनता उसे ही सीएम चुनेगी, और रानी उससे कहती है कि चुनना तो आपको है, बाहर आके किसी एक को, अपनी पत्नी को या सीएम रानी भारती को। यहीं पे ये सीरीज खत्म होती है। थैंक यू।